नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के सैल समूह, मिट्टियाँ, नदी अपवाह तंत्र और जलप्रपात के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ने वाले प्राकृतिक विभाजन के बारे में। वो सारे क्लासेस मैंने पहले इसलिए कराए क्योंकि प्राकृतिक विभाजन में जब हम पढ़ेंगे तो उन सब के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं। तो उन चैप्टर्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उन चैप्टर्स को देख लीजिएगा, उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ताकि आपको प्राकृतिक विभाजन समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं हम। भौतिक बनावट अर्थात चट्टानों की संरचना, उच्चावच स्वरूप, मिट्टियाँ, ढाल एवं नदी अपवाह प्रतिरूप के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप को 4 विभागों में विभक्त किया गया है। तो भौगोलिक स्वरूप कौन कौन से आधार पर होता है? तो चट्टानों की संरचना, उनके उच्चावच स्वरूप, मिट्टियों एवं ढाल और नदी के अपवाह तंत्र के रूप के प्रभाव के कारण भौतिक स्वरूप को 4 ये आधार है, ये सारे आधार है किसी भी क्षेत्र की भौतिक विभाजन के लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो जसपुर सामरी पट, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र। मैंने आपको शुरू में बोला कि चट्टान, शैल समूह, मिट्टियाँ, नदी अपवाह तंत्र, ये सारे आप क्लासेस देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको ये सब पढ़ने में आसानी हो। तो हम देखते हैं जसपुर सामरी पट। तो जो भौगोलिक विभाजन आप देखेंगे तो मान के चलिए हमारा छत्तीसगढ़ है तो उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आपका ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, थोड़ा ये वाला एरिया कहलाता है आपका जसपुर सामरी पाट, ये नीचे वाला क्षेत्र आपका कहलाता है दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य क्षेत्र, और ये बीच का संपूर्ण क्षेत्र आपका महानदी बेसिन में आता है, महानदी बेसिन में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जसपुर अब ये पाट क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, पहाड़ क्या होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जो मिट्टी की धरातल की सतह से जो ऊंची उठी हुई सतह होती है, ऊंची उठी हुई सतह, वो आपका पहाड़ कहलाती है। और ये पहाड़ इनकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही होती है, जैसे कि इनकी ऊंचाई आप मान सकते हैं कि 1100 मीटर से ऊंची होगी, वो आपके पहाड़ कहलाते हैं। 1000 मीटर से ऊपर, 1100 मीटर से ऊपर, ठीक। पठार की ऊंचाई आप देखेंगे, ये पहाड़ी जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ इसलिए ये 1100 1000 मैं बोल दे रहा हूँ, बट ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम इसलिए क्योंकि कहीं पर सिर्फ 1 ही या 2 पहाड़ी हैं तो उनको आप बोल सकते हैं पहाड़। कहीं पर देखेंगे आप इनकी सीरीज चलती श्रृंखला, तो वहाँ पर इनकी ऊंचाई ज़्यादा हो सकती है, ठीक। अब पाट प्रदेश क्या होता है? तो जो पहले पठार को समझ लेते, पहाड़ों से कम ऊंचाई पर और मैदानी भाग से अधिक ऊंचाई पर जो क्षेत्र स्थित होता है, जो कि जिसके दोनों ओर तो ढाल होता है, लेकिन ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है, वो समतल होता है। पहाड़ों का क्या होता है? शंकुनुमा होता है। पहाड़ों की जो ऊपरी हिस्से की जो स्थिति होती है वो शंकुनुमा होती है, लेकिन पठार में ऐसा नहीं होता। पठार में ऊपरी सिरा आपका समतल होगा और जो ढाल है, किनारे हैं, वो आपके ढाल में होंगे। और इसी पर एक पाट होता है। पाट कैसे होता है? ये सीढ़ीनुमा आकार में होता है, कुछ इस प्रकार से। ऊपर आपका समतल होगा लेकिन ढाल सीधे ढाल नहीं होंगे, ये सीढ़ीनुमा आकार में होंगे। तो जब ढाल सीढ़ीनुमा आकार में हो तो उसे पाट कह दिया जाता है, और ये ढाल जो सीधी सीधी हो जैसे पहाड़ों में होती है तो वो आपके पठार क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। और मैदान क्या होता है? मैदानी क्षेत्र, नॉर्मल जो समतल भूमि होती है उसे हम मैदान कहते हैं। तो इन जो मैदान क्षेत्र है उसमें आपका महानदी बेसिन आता है, ये ध्यान में रखिएगा, महानदी बेसिन।
और ये महानदी बेसिन ही छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसका ही विस्तार सर्वाधिक है। वो है आपका 50.34%, 50.34% में आपका महानदी बेसिन है या महानदी का मैदान क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है तो 68,064 है, महानदी 68,064 है, 50.34%, ये याद रखिएगा। मैंने आपको बताया अब पठार के बारे में बताया था, तो ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जो क्षेत्र है वो हमारा पठार है, पूर्वी बघेलखंड का। जो अब बघेलखंड का पठार मुख्य रूप से जब देखेंगे भारत की स्थिति में, जब भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये बघेलखंड का जो पठार है वो आपके एमपी वाले क्षेत्र में पड़ता है, एमपी वाले क्षेत्र में। परंतु उसका कुछ भाग, पहले हमारा छत्तीसगढ़ भी एमपी का भाग होता था, तो उसका कुछ भाग जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा में भी है, उत्तरी क्षेत्र में भी है, जो बस्तर सरगुजा संभाग है उस क्षेत्र में भी इसका कुछ भाग आता है। अब ये जब बघेलखंड के भाग को हम देखेंगे तो इसका ये छोर पूर्वी है और ये छोर पश्चिमी है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो पूर्व की ओर स्थित होने के कारण इसका जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र आता है बघेलखंड के पठार का, उसे हम पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो ये पूर्वी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूर्व की ओर इसका विस्तार है और वही पूर्व की ओर जो विस्तार है वो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। और ऐसा देखा जाए तो ये बघेलखंड का पठार आपके एमपी में आता है। ठीक है। जसपुर सामरीपट पाट कैसे होता है मैंने आपको बताया, ऊपर ऊपरी सतह समतल और ढालों पर ये सीढ़ीनुमा होती है। ठीक है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है तो ये जो जसपुर सामरीपट है वो जसपुर वाले संभाग में पाया, जसपुर वाले जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से। इसका कुछ अंश आपके सरगुजा क्षेत्र में जो मैन पाट के रूप में है, कुछ क्षेत्र आपके बलरामपुर क्षेत्र में भी ले, जैसे जारंग पाट के क्षेत्र में है। तो ये जो 3 जिले हैं मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में आपके जसपुर सामरीपाट का विस्तार है। इसकी क्षेत्रफल कितनी है तो इसका क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर, 6208 वर्ग किलोमीटर जसपुर सामरीपाट का है। परसेंटेज में सबसे कम है 4.59% सबसे कम। तो पहले परसेंटेज को सभी का याद करना, जैसे इसका 4 है, इसका 50 है, बघेलखंड का 16 है, 16.16, और इसका क्षेत्रफल कितना है 21,863। ठीक है। तो क्षेत्रफल तो आपको याद करना है, साथ में परसेंटेज याद करना है। तो ये तो 16 आपको आसानी से याद हो जाएगा, बाकी के आप पहले 2 डिजिट को पहले याद रखना, जैसे 4%, 50%। ठीक। और दंडकारण्य क्षेत्र ये कि इसका विस्तार कितना है तो पूरे छत्तीसगढ़ का 28.91%। तो 28 को पहले याद रखना, पॉइंट वाला बाद में। ठीक। तो 28% क्षेत्र में आपका दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है, लगभग 29 बोल सकते हैं उसको। तो 28.91%। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 39,060 इतने में आपका दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। दंडकारण्य के क्षेत्र आपको बस्तर संभाग में आता है। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे स्थिति किसकी कहाँ पर है। नाम के अनुसार यहाँ पर समझ में आ जाता है, जसपुर वाले क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड आपके उत्तर वाले संभाग में आ जाता है, ये दक्षिण संभाग में दंडकारण्य, मध्य भाग जो है छत्तीसगढ़ का वो महानदी बेसिन में आता है। तो हम जब आगे इसको विस्तार से देखेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। अभी इसमें देख लेते हैं ओवरव्यू में कि जसपुर सामरीपाट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आपके ऊपरी घाट, सामरीपाट, निचली घाट, जसपुर पाट, मैन पाट और कुसमी पाट। ऊपरी घाट, निचली घाट, सामरीपाट, जसपुर पाट, मैन पाट, कुसमी पाट, ये सारे आपके जसपुर सामरीपाट में आएंगे। बघेलखंड के क्षेत्र में देखा जाए तो सोहागपुर, ये जो सोहागपुर का क्षेत्र है वो आपके आज के एमपी में आता है। ठीक है। जो सोहागपुर का क्षेत्र वो आज के एमपी में आता है। कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन, बाकी ये जो बेसिन क्षेत्र हैं सोहागपुर को छोड़कर बाकी के सारे जो क्षेत्र है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार वो हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है। केवल सोहागपुर एमपी में आता है। फिर जो महानदी बेसिन है ये आपके मुख्य रूप से देखेंगे तो जो 3 संभाग है, एक बिलासपुर ले लीजिए आप, एक रायपुर ले लीजिए और एक दुर्ग, ये 3 संभाग में मुख्य रूप से महानदी बेसिन है। तो ये आपको देखना है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। और छत्तीसगढ़ के मैदान में भी कुछ पार्ट हैं इसके। अब छत्तीसगढ़ का मैदान है, केवल महानदी तो नहीं बहती, महानदी की और भी सहायक नदियाँ हैं, तो उनके नाम पर इधर नामकरण किया गया है। जैसे देखते हैं हम शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो ये जो शिवनाथ नदी MMA होते हुए राजनांदगांव से इधर आती है, जांजगीर चांपा के पास महानदी में मिलती है, और जो महानदी है धमतरी से होते हुए आगे निकलती है। तो इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे महानदी, शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र कहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो दोआब का अर्थ ही वही होता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि। जैसे पंजाब है तो पंजाब में 5 नदियाँ हैं,
तो इसे 5 नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है। वैसे दोआब क्षेत्र 2 नदियों के बीच की भूमि है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 2 नदी देखेंगे, तो एक आपका महानदी और दूसरा शिवनाथ नदी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो कि आपके दुर्ग और रायपुर क्षेत्र में पड़ता है, ये दोआब क्षेत्र के बारे में हमें देखना है छत्तीसगढ़ के मैदान में। दूसरा देखेंगे छत्तीसगढ़ के पार का मैदान। तो नक्शे से हमको समझ में आ जाएगा कि पार का मैदान क्या। तो जो क्षेत्र आपके दोआब क्षेत्र के उस पार पड़ते हैं उसे शिवनाथ के पार का मैदान कह दिया गया। उसी प्रकार महानदी पार का संकरा मैदान जो महानदी की इस पार पड़ेगा, आपके थोड़ा सा क्षेत्र धमतरी का, थोड़ा सा आपका शक्ति वाला या जो बलौदाबाजार वाला क्षेत्र है वहाँ से लगा हुआ उस क्षेत्र में, ठीक। फिर बिलासपुर का मैदान, तो बिलासपुर जो क्षेत्र है वहाँ का मैदान देखेंगे। फिर हसदो-मांड बेसिन आपके छत्तीसगढ़ के मैदान के क्षेत्र में आता है, बट इसे आप देखेंगे तो ये आपके जो हसदेव नदी का उद्गम है आपका देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। और इधर आप देखेंगे मांड नदी, तो मांड आपका होता है मैनपाट से। तो इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे हसदेव मांड बेसिन कहते हैं। और ये जो हसदेव मांड बेसिन है वो आपकी केलो नदी तक फैला हुआ है, जो केलो नदी है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये 5 भाग आपको छत्तीसगढ़ के मैदान में देखने हैं। सीमांत उच्च भूमि हम देखेंगे, तो सीमांत उच्च भूमि में तो जो सीमा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ की, जो भी सीमा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र ये बीच का भाग हो गया, और ये जो सीमा क्षेत्र है ये वाले सीमा क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में जो ऊंची भूमि है उसे सीमांत उच्च भूमि कहते हैं, क्योंकि सीमा क्षेत्र में है। तो जैसे मैकल पर्वत श्रेणी, ये आपके जीपीएम से लेकर राजनांदगांव तक फैला हुआ है, ये आपके सीमांत उच्च भूमि में आता है मैकल श्रेणी। उत्तरी उच्च भूमि में देखेंगे तो यहाँ पर जो छुरी, उदयपुर, मित्रंगा की पहाड़ी देखने को मिलती है रायगढ़ क्षेत्र में, आपका रायगढ़ हो गया, थोड़ा सा कोरबा क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र में, तो ये आपका उच्च भूमि में आ गया। दक्षिणी भूमि उच्च भूमि में देखेंगे तो ये जो आपके धमतरी से लेकर धमतरी हो गया, और ये पूर्वी उच्च भूमि में आ जाते हैं। धमतरी, महासमुंद और जो गरियाबंद क्षेत्र है ये पूर्वी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि में आपका ये जो राजनांदगांव और दुर्ग से जो सटा हुआ एरिया है, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और जिसके बाद से आपका दंडकारण्य क्षेत्र चालू होता है, वो आपके दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र जो राजनांदगांव और दुर्ग का जो एरिया है जिसके बाद से दंडकारण्य क्षेत्र चालू होता है, वो आपका दक्षिणी उच्च भूमि में आता है। और इन सभी के बीच में आपका छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है। तो ये रहा आपका महानदी बेसिन में, आपको इतने बारे में, इन सब के चीज़ के बारे में पढ़ना है। और दंडकारण्य क्षेत्र में क्या है, तो ये आपका कोटरी नदी बेसिन है, जो कोटरी नदी निकलती परलकोट से, उस बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। आपकी अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में पढ़ना है। उत्तर पूर्वी पठार के बारे में पढ़ना है, जो दक्षिण का पठार है, जो बस्तर का पठार बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। और गोदरी सबरी बेसिन के बारे में पढ़ना है। गोदावरी नदी और सबरी बेसिन के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा भौगोलिक विभाजन। एक बार मैप में हम देख लेते हैं। ये आपका दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर संभाग, संपूर्ण बस्तर संभाग आपका दंडकारण्य क्षेत्र में आएगा। जो उत्तर का संभाग है सरगुजा संभाग, उसका जो एक क्षेत्र है जो बघेलखंड के पठार से लगा हुआ है उसे पूर्वी बघेलखंड का नाम दिया जाता है। और जो पूर्वी क्षेत्र में है, जो झारखंड क्षेत्र से लगा हुआ है, उसे जसपुर सामरी पाट कहा जाता है। और ये जो झारखंड क्षेत्र से लगा हुआ है ना, जसपुर सामरी पाट, ये छोटा नागपुर पठार जो कहते हैं ना, उसका ही अंश है ये, ठीक है। तो ये जसपुर सामरी पाट हुआ, पूर्वी बघेलखंड का पठार हुआ, दंडकारण्य क्षेत्र हुआ। और जो बीच का पूरा मैदानी क्षेत्र है ये आपका महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर भी बताया गया है कि महानदी बेसिन सबसे बड़ा है, फिर आपका दंडकारण्य क्षेत्र है, फिर पूर्वी बघेलखंड है, फिर जसपुर सामरी पाट यहाँ विजिबल भी हो रहा है। ये 50.34, ये आपका 28.91, ये आपका 16.16, ये आपका पूर्वी बघेलखंड, और ये है 4.59, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको 50, 3, 4, 28, 9, 1, 16, 1, 6 और 4.59, ये आपको याद रखना है। एरिया भी याद रखना है इसका। महानदी बेसिन का आप देखेंगे तो ये है आपका 68,064, दंडकारण्य का देखेंगे तो 39,060, ठीक है। उसी प्रकार ये जसपुर का देखेंगे तो 6,208, और वो देखेंगे तो 21,863 पूर्वी बघेलखंड का, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु है, तुलनात्मक विवरण दिया गया है, उसे हम देख लेते हैं। ये मुख्य बिंदु विशेष है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और विस्तृत अध्ययन में भी मिलेंगे, लेकिन ये जो है याद रहना जरूरी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन टाइप का है और ये याद रहना आपको जरूरी है। तो क्षेत्रफल हमने देख लिया है, 21,863 आपके पूर्वी बघेलखंड का है, जसपुर सामरी पाट का 6208 है,
68,064 आपके छत्तीसगढ़ का मैदान का है और 39,060 आपके दंडकारण्य क्षेत्र का है। संभाग हमने देख लिया था, सरगुजा संभाग, दुर्ग, रायपुर और ये बिलासपुर भी लिखना है आप इसमें, बिलासपुर क्षेत्र भी आता है। और बस्तर संभाग में आपका दंडकारण्य क्षेत्र आता है। अन्य क्या नाम है सरगुजा क्षेत्र में, तो सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है पूर्वी बघेलखंड के पठार को। जसपुर सामरीपाट में आपका कन्हार नदी बहती है, तो इसके नाम पर इसे कन्हार बेसिन कहा गया, कन्हार नदी बहती के कारण कन्हार बेसिन कहा गया। अब छत्तीसगढ़ का मैदान में मुख्य नदी महानदी है, तो महानदी बेसिन कहा गया। और दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्य नदी इंद्रावती, तो इंद्रावती बेसिन कहा गया। ठीक है, इसमें सरगुजा बेसिन में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, जैसे रिहंद बेसिन हो गया, ठीक, कन्हार बेसिन का कुछ हिस्सा इसमें भी आता है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये पूर्वी बगल के पठार के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, तो 23/4 से 24/5 तक ये है। जसपुर सामरीपाट आपका 22 से 23 है, 22 से 23 ये याद रखना, फिर 1 और 4 को याद रख लेना। 22 से 23, ये 23 से 24, ये 22 से 23, ये 19 से 23 है, 19 से 23 छत्तीसगढ़ का मैदान। और आपके दंडकारण्य का मैदान जो है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 17/4 से 20/3, 17/4 से 20/3। इसी प्रकार देशांतरी विस्तारण है और 80/81, 83/84, ये 80 से 83 और ये 80 से 82, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। भूगर्भिक शैल ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो जो पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र है उसमें आपको गोंडवाना शैल समूह पाए जाते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है, मैंने आपको शैल समूह वाले लेक्चर में बताया है, ये आप देखिएगा। फिर जसपुर सामरीपाट है, जसपुर सामरीपाट है वो आपके दक्कन ट्रैप, उस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप पाया जाता है। दक्कन ट्रैप होता क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी हुई है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर कडप्पा जो है, कडप्पा शैल समूह आपके मैदानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। और जो दंडकारण्य क्षेत्र है वहाँ धारवाड़ या ग्रेनाइट शैल समूह पाया जाता है, धारवाड़ या ग्रेनाइट। ठीक है, अब इसकी ढाल देख लेते हैं, तो जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है उसकी ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए उसकी जो सर्वाधिक नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ये उत्तरी अपवाह तंत्र या फिर बोल सकते हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र में आते हैं इस प्रकार इस पार की नदियाँ। तो आप देख रहे होंगे अपवाह तंत्र भी दिखाता हूँ मैं आपको साथ में। तो जो इसका ढाल उत्तर की ओर है, जो ये छत्तीसगढ़ है, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसकी ढाल उत्तर की ओर है, तो इसलिए सोन नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी से गंगा नदी में इसका विसर्जन हो जाता है यहाँ की नदियों का, तो ये सोनगंगा अपवाह तंत्र में आता है और ढाल उत्तर की ओर है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे जो आपके जसपुर सामरीपाट का है, तो इसकी ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। और यहाँ की अधिकतर नदियाँ आपके महानदी में आकर विसर्जित होती हैं, अधिकांशतः अपवाह तंत्र आपका महानदी का मिलेगा। फिर हम देखते हैं महानदी जो बेसिन क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसकी जो अपवाह तंत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र है। और इसकी ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर। आप देखेंगे कि ये धमतरी से निकलकर ऐसे उड़ीसा की ओर जाती है, उड़ीसा पूर्व में है, तो इसकी ढाल पूर्व की ओर है। फिर दंडकारण्य का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। वहाँ की जितनी भी नदियाँ आपके दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र निर्मित करती हैं, तो इसका अपवाह तंत्र गोदावरी नदी है। ठीक है, इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो गोंडवाना शैल समूह अगर पाया जाए तो कोयला प्राप्त होगा, दक्कन ट्रैप है तो वहाँ बॉक्साइट प्राप्त होगा, कडप्पा है तो वहाँ चूना और डोलोमाइट प्राप्त होगा, और धारवाड़ है तो वहाँ लोहा, टीन और हीरा प्राप्त होगा। ये मैंने आपको शैल समूह वाले चैप्टर में अच्छे से बताया, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा ओवरव्यू ही देते चलूँगा, तो आप ये साथ में ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम मिट्टी, तो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी मैंने मिट्टियों वाले लेक्चर में आपको बताया है। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो कहाँ, उत्तरी सीमा में है, लाल पीली मिट्टी वहाँ पाई जाएगी। लाल पीली प्लस लेटेराइट आपके जसपुर क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी, विशेषकर लेटेराइट वहाँ पाई जाती है। लाल पीली तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, क्योंकि इसकी सर्वाधिक जो मिट्टी का प्रतिशत है वो लाल पीली का ही है, इस वजह से सब जगह मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, फिर देख ली तो बघेलखंड में लाल पीली, जसपुर पार्ट में लाल पीली प्लस लेटेराइट विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ लाल पीली, और जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वहाँ आपके लाल दोमट प्लस लाल बोली मिट्टी, लाल दोमट का क्षेत्र हम देखे थे, दंतेवाड़ा क्षेत्र, सुकमा क्षेत्र प्लस लाल बोली, ये दोनों मिट्टियाँ आपकी दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाएंगी। फसलें क्या होंगी, तो लाल पीली मिट्टी है, यहाँ मोटे अनाज एवं तिलहन होते हैं। ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ मोटे अनाज एवं तिलहन होते हैं। जो आपका पाट वाला क्षेत्र है, बागवानी फसलें वहाँ अधिकतर होती है, जो पाट प्रदेश वहाँ बागवानी फसल अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी के कारण वहाँ सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी है, इसमें उपजाऊपन कम होता है, इस वजह से इसमें आप बागवानी फसलें करेंगे तो वही उचित होगी, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता भी कम होती है। ठीक, फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में धान सर्वाधिक होता है, क्योंकि महानदी उपवाह तंत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में आपका धान सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस वजह से चारों ओर से और ये
पहाड़ से घिरी हुई है, उच्च भूमियों से घिरी हुई है, तो ये कटोरा नुमा भी दिखता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ सर्वाधिक धान भी होता है। ठीक है। और जो दंडकारण्य क्षेत्र है वहाँ भी हमने पढ़ा था कि वहाँ धान, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज, और मोटे अनाज के रूप में ही हमारा जो बस्तर का संभाग है वो फेमस है। जैसे कोदो, कुटकी, रागी, वहाँ धान भी होंगे लेकिन मोटे अनाज विशेषकर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तिलहन के लिए आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार हमने देख लिया। फिर वन क्षेत्र देखेंगे तो आपके बघेलखंड के क्षेत्र में 50% वन पाया जाता है। जो पठार के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो वहाँ 50% आपका वन क्षेत्र है। पाट प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र क्योंकि वहाँ मिट्टी ऐसी कि वन कृषि इसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो वहाँ सबसे कम वन है। ठीक है। और यह वन क्षेत्र, इसके बारे में बताया नहीं गया है यहाँ सर्वाधिक रूप से ही, लेकिन वन क्षेत्र अपने मैदानी क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही, और बताया नहीं गया इनका परसेंटेज कितना है। फिर वनस्पति जब वनस्पति और जलवायु वाला आगे चैप्टर जब हम करेंगे कवर, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर भी यहाँ देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है। ठीक है। तो यहाँ सागौन का वन पाया जाता है वनस्पतियों के रूप में, और सागौन वन के रूप में पहचान है किसकी? पूर्वी बघेलखंड के पठार की। आपका जैसे साल वन आपका बस्तर क्षेत्र आता है, वैसे ही तो उष्णकटिबंधीय आपका बघेलखंड का पठार। उष्ण आर्द्र मानसूनी आपका मिश्रित वन पाया जाएगा। वहाँ उष्ण आर्द्र मानसूनी कहाँ है? आपके जसपुर में उष्ण आर्द्र मानसूनी आपके मैदानी क्षेत्र में भी है। और उष्ण शुष्क पर्णपाती वन आपको मिलने पड़ेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये आपके मिलेंगे दंडकारण्य क्षेत्र में। और इसको साल वन के रूप में भी जाना जाता है। और आप साल वन जो होते हैं आपके पर्णपाती वन है, पतझड़ वन है। ठीक है। पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। जलवायु देखेंगे तो हमारा जो भारत है, जो भारत की जलवायु होगी उसी आधार पर आपके छत्तीसगढ़ राज्य की भी जलवायु होगी। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, और उसे उपमहाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत को और साथ में 3-4 देशों को मिलाकर उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ की जलवायु कैसी? उपमहाद्वीपीय। तो सभी क्षेत्रों में उपमहाद्वीपीय जलवायु है। अब यहाँ विशेष है, ये विशेष है, आप देखेंगे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसकी ऊंची चोटी आपकी देवगढ़ 1033 मीटर के साथ, देवगढ़ 1033 मीटर के साथ। पाट प्रदेश का गौर लाटा है 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर मैदानी क्षेत्र में बदरगढ़ है जिसकी 1176 मीटर है, बदरगढ़ में 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो कारण्य क्षेत्र है, दंडकारण्य, वहाँ का सर्वाधिक ऊंचा चोटी है बैलाडीला जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। तो ये आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर औसत वर्षा देख लेते हैं। 125 से 150 मीटर जलवायु पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 172 सेंटीमीटर आपके पाट प्रदेश में, 125 से 150 सेंटीमीटर आपके मैदानी क्षेत्र में, और 167% वर्षा आपके दंडकारण्य क्षेत्र में होती है। ठीक है। फिर तापमान देखें तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आपके पठारी क्षेत्र का, पाट क्षेत्र का 32%, मैदानी क्षेत्र का 36 और कारण्य क्षेत्र का 35 है। तो ऊपर संभाग, निचली संभाग 35, मैदानी भाग 36 और पाट प्रदेश का 32, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई में भी यही है। तो वर्षा भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ठंडकता भी ज़्यादा है, मतलब गर्मी कम है, 32 डिग्री सेल्सियस। फिर जनजाति देखेंगे तो कौन कौन से? तो पूर्वी भाग में आपके बघेलखंड के पठार में आपके उराव और कोल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वैसे तो हर जनजाति, सभी कहीं प्राय सभी जगह पाएगी, लेकिन विशेषता कहाँ पाई जाएंगी? तो ये एक उनका अलग अलग जिला है, अलग अलग क्षेत्र है। तो उसी आधार पर हम पठारी क्षेत्र देखें तो वहाँ उराव और कोल लोग जाएंगे। पाट वाला जो प्रदेश है वहाँ पे कोरवा, नगेशिया, बिरहोर व उराव है। कोरवा, नगेशिया, बिरहोर व उराव। उराव आपका यही जसपुर वाला क्षेत्र है गया, जो सरगुजा संभाग है उधर ही पाए जाते हैं उराव क्षेत्र, इसलिए दोनों जगह मिल रहे हैं आपको। फिर इधर मध्य क्षेत्र में देखेंगे तो सौरा जो महासमुंद के इलाके, बिजवार जो आपके बलौदाबाजार के इलाके, धनवार भी वहीं। तो सौरा, बिजवार, धनवार ये आपके मैदानी क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। और बाकी अन्य जो मुख्य रूप से जनजाति देखा जाए तो सारी के सारी जनजाति आपके कारण्य क्षेत्र में मिलेंगे ही मिलेंगे। गोड़ हो गए, हलबा हो गया, मुड़िया माड़िया, डंडावी माड़िया, भतरा, हलबा, ये सारे आपके कहाँ पाए जाएंगे? दंडकारण्य क्षेत्र में। तो ये आपकी जनजाति हुई। ये रहा ओवरव्यू। ठीक है। इसमें मुख्य आपको क्या याद रखना है? क्षेत्रफल आपको याद रखना है, संभाग याद रखना है, बेसिन अन्य नाम जो दिया गया ये याद रखना है, भूगर्भिक स्थल कौन सा है, उसमें खनिज क्या पाए जाते हैं, ढाल किस ओर है, अफवाह तंत्र क्या है, मिट्टी कैसी है, वहाँ कृषि फसल कौन सी होती है। ठीक है। फसल कौन सी होती है आप देख लेंगे। जलवायु कैसी है, सभी में एक ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल के साथ फसल और
ऊंची चोटी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, मैंने आपको आज ओवरव्यू दिया है इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये भी जो इस चैप्टर का जो लेक्चर है, कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स बनेंगे थे, तो सभी आप देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आपको ये ज़रूर देखना है। और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जो इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।